बस्तर के सांसद महोदय हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। बड़ी खूबसूरत जगह है छत्तीसगढ़ का बस्तर, और आप लोगों ने क्या कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी लेकर गई, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। तो सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। महेश कश्यप, बस्तर अभी सांसद। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दिव्य दृष्टि और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मेरे जैसा छोटा सा गांव, 60 परिवार का मेरा गांव है, सामान्य किसान परिवार का बेटा, पहली बार सरपंच से सांसद तक पहुंचाने में उनका दिव्य दृष्टि मुझे पड़ा, और मुझे भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। और उस क्षेत्र से मुझे सांसद चुन के वहाँ के जनता भेजा है, जो नक्सलवाद से देश में सबसे ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र है। और आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो जल, जंगल, जमीन और वन संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल शासन किए, लेकिन हमारे लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला, उसको पूरा करना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। ट्रेन नहीं है। मैं जब गई थी वहां पर कवर करने के लिए, बड़े सारे लोगों ने कहा कि आज तक हमने सुना ही नहीं कि ट्रेन के छुक छुक की आवाज कैसी होती है। तो अब कहेंगे आप रेल मंत्री से, यहाँ पर अब तो आपकी सरकार बनने जा रही है, कि वहां बस्तर में तेजी से दौड़े रेल। निश्चित ही हमारे बस्तर के लोगों को रेल की सुविधा नहीं मिला है। जब एक कांग्रेस पार्टी के लोग जब बैलाडीला का लोहा को जापान के साथ समझौता करके भेजा और वहां के रेल लाइन बिछाया गया, लेकिन बस्तर के लोगों के मूलभूत सुविधाओं के आज भी रेल लाइन नहीं है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार दली राजरा रेल लाइन रावघाट तक हमने पहुंचाया है, और आने वाला समय में जगदलपुर तक पहुंचाएंगे और वहां के लोगों को रेल सुविधा का हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आज भी रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिक होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी के गारंटी के ऊपर बस्तर के लोगों ने भरोसा जताया है, और मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को भारत का लोकतंत्र का वहां पर पहले भी सरकार की ओर से कई ऐसे कामकाज किए जा रहे थे, सड़कों का चौड़ीकरण, क्योंकि वहां की सड़कें भी बड़ी खराब थी जब हम लोग पहुंचे थे रायपुर से बस्तर के समय। तो अभी अभी कौन कौन से कामकाज हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, और आगे वो 3 मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिसको बस्तर में आप तेजी से आगे बढ़ाएंगे सांसद बनने के बाद? देखिए, रोड के मामले में आज बस्तर बहुत कुछ सुधार हो चुका है बस्तर में, क्योंकि आदरणीय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्होंने लॉन्च किया, और भारत के बस्तर के हर गांव तक आज रोड पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और आज भी बहुत सारे क्षेत्र रोड से वंचित है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और पहला रेल लाइन, जिसके दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे लोगों को स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो अंदरूनी क्षेत्र में, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और आजादी के 77 वर्ष में जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, उनको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आप आगे बढ़े उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी देश की जनता को ये बताइए, बस्तर एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां पर भगवान को भी ईश्वर को दंडित किया जाता है गांव वालों की ओर से। तो मैं जरा चाहूंगी 2 लाइन में बताइए कि कौन सा किस्सा है ये। जी हाँ, हमारे बस्तर, वहाँ का जो संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, सदियों पुराना जो संस्कृति है, जो मुगलों, अंग्रेजों के शासन काल से सुरक्षित रखा गया। और हमारे यहाँ जो देवी देवता होता है, वहाँ का देवी का प्रतीक होता है आंगा देव। उसका जो प्रतीक को अगर उनके जो 2-3 साल के अंदर उनका एक दंड रहता है, और उसमें कोई किसी देवी देवता के द्वारा अगर कोई त्रुटि होता है, तो उसको आंगा देव द्वारा दंडित किया जाता है। ये हमारी परंपरा है। इसके साथ साथ हम भगवान राम का 14 साल का वनवास का काल का सुनते हैं, तो दंडकांड क्षेत्र का वर्णन आता है, वही क्षेत्र है बस्तर। इसलिए वहाँ के लोग अपने नाम के साथ आयतुराम, बिद्रुराम, संतुराम, बैदुराम, इडमोराम, अपने नाम के साथ राम लिखते हैं। भगवान राम भी हमारा आराध्य है, और वहाँ की संस्कृति हमारा प्रेम है। जहां पग पग पे बदलती है संस्कृति और परंपरा, यही भारत देश है मेरा। अब हम पहुंचते हैं सीधा बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, और आप माइक संभालिए तनुज पुनिया। अब तनुज पुनिया जी ने 48 के मार्जिन से भी एक सीट मिली है एक सांसद को इस बार, 48 वोट से वो जीते हैं, लोएस्ट है। तो वही 10 लाख के ऊपर से भी कांग्रेस के एक सांसद जीते हैं। आपने भी अच्छे खासे लगभग 7.25 लाख के आसपास वोट्स हासिल किए, 55% से ज्यादा बड़े मार्जिन से आपने हराया है बीजेपी को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जबरदस्त सफलता हासिल की है यूपी में, बीजेपी को समेट दिया एकदम। तो आप पहले तो समझाइए कि वजह इस जीत की आपको क्या दिखाई देती है, और दूसरा आप क्या कमिट करेंगे ऑन कैमरा अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं तनुज पुनिया बाराबंकी सुरक्षित सीट से सांसद हूं, इंडिया गठबंधन से। देखिए, हमारे यहाँ मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 2 लड़के हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। तो जितने लड़के हमारे क्षेत्र में थे, वो सारे लड़के वाकई में चुनाव लड़वाने के लिए निकल पड़े 2 लड़कों के पीछे।
जितने हमारे युवा भाई थे, बहनें थीं, सबने इस बार निस्वार्थ होकर के और लोगों को निकाला है अपने घरों से, वोट डलवाया है। और इसका एक और आपको उसका एग्जाम्पल मैं दे दूं कि यूपी में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वोटिंग का हुआ है तो हमारे यहाँ बाराबंकी में हुआ है, 67.1% हुआ है। तो ये बताता है कि किस तरह से हमारे जितने भाई थे, उस जितनी बहनें थी, वो निकल के लोगों को घर से पकड़ पकड़ के निकाल के वोट डलवा के आए। तो ये हमारे बगल में है, वहाँ 55%, 56%, 60% तक हुआ है, लेकिन हम लोग का बहुत ज्यादा हुआ है। तो जो लड़के कह रहे थे, जितना युवा था हमारा, वो सब हमारे साथ निकला बाराबंकी में, सबने चुनाव लड़वाया। हम चुनाव लड़े नहीं है इस बार, बहुत मतलब जिस तरह से मैं पहले भी चुनाव लड़ता हूँ, उस समय लड़ता था, इस बार लड़ना नहीं हुआ, बस जाता था गांव में। हम लोग के जितने नेता थे वो गांव जाते थे, जनता चुनाव लड़वा रही थी। एक सवाल मेरा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कम से कम इस बार ऑपोजिशन, अब जबकि उनकी सीट ज्यादा है, वो देश की संसद को चलने दे। एक युवा सांसद के तौर पर आपको नहीं लगता है, मैं आपको भी लड़का ही मान रही हूँ, तो आजकल तो सांसदों की उम्र तो मानी जाती है 50 के बाद ही शुरू होती है, सब 50 तक युवा रहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आप चाहेंगे कि देश की संसद में हो हल्ला कम, डिसरप्शन कम, चर्चा हो? हम लोग भी मतलब इंतजार करते कि आज बहस सुनेंगे, आज देखते कौन नया सांसद है जो अच्छा बोलेगा, मौका ही नहीं मिलता वहां पे सब वेल में। आप चाहते हैं कि देश की संसद अच्छे से चले? अच्छे से संसद चले, और क्योंकि सरकार की कमियां निकालना हमारा काम है, जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारा काम है उसको पॉइंट आउट करना, और अगर ढंग से अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो ही तो चर्चा अच्छे से होगी। अगर हमको मौका मिलेगा, अगर उसी में कह देंगे नहीं तुम बकवास कर रहे हो, शांत बैठ जाओ, तो हल्ला होगा ही फिर। लेकिन अगर हमारी बात को भी अच्छे से सुना जाएगा, अगर हमारे पॉइंट्स को सीरियसली लिया जाएगा, तो फिर संसद भवन बहुत अच्छे से चलेगा। संसद भवन में हम चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले। देखिए, जीत के तो हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं सब लोग, लेकिन जो है अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद, 5 साल क्या 5 साल यही निवेदन आप लोगों से भी है कि लड़िए, जितना लड़ना लड़ते रहिए, लेकिन क्वेश्चन आर चलने दीजिए। जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र के सवाल क्वेश्चन आर में उठाते हैं, क्वेश्चन आर भी नहीं चलने दिया जाता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि चुन को पहुंचाए पुनिया साहब को, गदगद है जनता, और क्वेश्चन आर में 3 काम जल्दी से। देखिए, हमारा क्षेत्र में एक तो पेपरमिंट की खेती होती है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी खेती होती है, हर चीज में, टूथपेस्ट से लेकर चॉकलेट्स, टॉफी, सब में पेपरमिंट पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक सरकार कंफ्यूज है कि वो कृषि में आएगा कि गुड्स एंड सर्विस में आएगा। मंडी टैक्स भी लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, तो उससे बहुत परेशान है। 2015-16 के पहले बहुत अच्छा रेट मिला करता था पेपरमिंट का, लेकिन अब उसको 1000 के नीचे, 1500-2000 तक मिलता था, अब 1000 के नीचे हो गया है वो। तो अब वो जीएसटी लोगों को खटकता है, जीएसटी दे नहीं पाते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो उसको पहले तो सरकार से क्लियर करवाना है कि ये पहले बताइए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है कि डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वहां पर क्या है? वहां पे वो स्टॉल होता है, स्टॉल है जो हैंडलूम वाला। मैं गई थी वहां कवर करने के लिए, वो जो स्टॉल्स बनाते हैं बहुत सारे हैंडलूम वाला, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको भी और प्रमोट कर सकते हैं। उसको भी प्रमोट करना है। दूसरा काम है हमारे यहाँ, एक रोजगार की बहुत कमी है। युवा भाई बहन जितने हैं वो बहुत परेशान है, रोजगार की व्यवस्था करानी पड़ेगी। कैसे? अब जो हमारी सरकार की स्कीमें होंगी, या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी से बात करके वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह खुलवाई जाए, लेकिन रोजगार वहीं चाहिए। लोग जाते हैं, कई बार ऐसा सुना है कि रोड पे जा रहे थे, दिल्ली जाना था काम करने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। तो ये बहुत सारे किस्से हमारे यहाँ होते हैं। तो ये एक रोजगार की बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में। और ज्यादातर लोग, क्योंकि बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ है, तो लोग लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, दिल्ली तक आते हैं, हर जगह बाराबंकी के आपको लोग मिलेंगे, वो सब रोजगार के सिलसिले में जाते हैं। तो एक रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए, युवा चेहरे की तो यहाँ पर बात हो गई है, अब जरा बात महिलाओं की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान लगातार युवाओं को अपने पाले में करने के लिए और महिलाओं को पाले में करने के लिए इंडिया और एनडीए दोनों में जबरदस्त तरीके से घमासान चढ़ा। हमारे साथ मध्य प्रदेश की सांसद मौजूद हैं। चूंकि पूरी सीटें चली गई हैं बीजेपी के खाते में, तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना परिचय दें, किन मुद्दों पर जीत कर आई और 3 बड़े मुद्दे क्या हैं जो सांसद बनने के बाद सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगी कि उसको पूरा किया जाए। मैं सावित्री ठाकुर, धार मऊ लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश से। हमारे मुद्दे, हमारे क्षेत्र के, जो मेरा धार जिला है, ट्राइबल जिला है, और वहाँ पर रेल का है कि हम तेज गति से काम चल रहा है, पर जल्दी से आ जाए। दूसरा, हम स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल जिला बड़ा है,
तो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बीच में, जब मैं दूसरी बार की सांसद हूँ और एक बार मैंने दिया, कुछ कमी से वो नहीं हुआ है, वो एक और हो जाए जिले में ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दूसरा, ट्राइबल जिला विंध्याचल और मालवा में हमारा डिवाइड है, तो स्वास्थ्य की भी थोड़ी वहाँ पर चिंता हम करते हैं। तो स्वास्थ्य का एक पहाड़ी क्षेत्र है, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसकी चिंता है। दूसरा, वहाँ पर क्या है कि आदिवासी ट्राइबल जिला, लोग छोटे मोटे पढ़ाई करके अपने काम में ही लगते हैं। बहुत सारी समस्या है कि वैसा एक मेरा पीतमपुर क्षेत्र है जो बड़ा औद्योगिक, उसको मिनी हमारा भारत कहते हैं, मिनी प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जब मैं 2014 में लोकसभा चुन के आई थी, ऐसी चीज़ें मैंने जो की थी, जो आज वो है। आज 2-3 बातें आपकी बातों से मैं निकालूंगी। आपने कहा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। अब 2003 से वहां पर बीजेपी की सरकार है, 2018 में 6 महीने के कमलनाथ के शासनकाल को हम हटा दे, तो इतने समय बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद ये कामकाज आपके इलाके में क्यों नहीं हुए? दूसरा सवाल है, देश भर में अगर आदिवासियों की हम बात करें तो किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। उनकी वोटर संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये कामकाज उस तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए जिसको आज आपको यहाँ पर बताना पड़ रहा है? देखो, आज भी हमने, जब मैं 2014 में मेरा रोड में नहीं होता हुआ, जब भी हमने एक पीतमपुर बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके बावजूद मैंने धामनोद जेतापुर में खुलवाया, वहाँ महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। दूसरा, हमारा मालवा क्षेत्र है जो बदनावर क्षेत्र आता है, वहाँ भी हमने प्रधानमंत्री जी ने मेगा फूड पार्क के माध्यम से वहाँ भी लोगों को रोजगार देने का ऐसा नहीं काम किया है। पर कई जगह ऐसा क्षेत्र है, जैसा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। हम ये चाहेंगे कि इस बार जो मैं बनी हूँ वहाँ सुविधाएं भी पहुँचे। अब जरा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, ये मध्य प्रदेश वालों ने कौन सा जादू किया है अपने इलाके में? क्योंकि कई सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रही थी, सब लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश वालों से यूपी वाले बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं इस तरह का कैंपेन कि सीख लें। पूरी की पूरी 29 सीटें आप लोगों ने अपने नाम कर ली हैं। क्या जादू किया? इतने सालों की आपकी सत्ता है, 2014, 2019, 2014 में आप लोग 27 पर जीते, उधर वो लोग 2 पर जीते, 2019 में एक छिंदवाड़ा वो जीते, आप लोग 28 पर जीते, और इस बार पूरा ही क्लीन स्वीप कर लिया। क्या किया बीजेपी ने वहां पर? देखो, मध्य प्रदेश भारत का दिल माना जाता है और दिल माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नींव हुई वहां से, मध्य प्रदेश से रखी गई। वो संगठन का कमाल है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक कमाल है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नीचे लेवल पे जो जा रही है, और मोदी जी की जो गारंटी है, मतदाताओं ने विश्वास किया है और हम दूसरी बार चुन के आए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।